हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब बेटा। हम सेल ऑफ गुड एक्ट का हायर परचेज एग्रीमेंट का चैप्टर कर रहे थे बेटा। उसमें हमने उसकी फ़ीचर्स, कौन कौन सी टर्म्स यूज़ होती हैं वो कवर की थी। आज हम कर रहे हैं इम्प्लाइड वारंटीज़ एंड कंडीशंस। हायर परचेज एग्रीमेंट में कौन कौन सी इम्प्लाइड वारंटीज़ और कंडीशंस हैं जो ऑटोमेटिकली जो है वो लॉ के थ्रू आती हैं। फर्स्ट है इम्प्लाइड वारंटीज़ इन हायर परचेज एग्रीमेंट। तो कौन कौन सी हैं हायर परचेज में इम्प्लाइड वारंटीज़। कहता है क्वाइट पोजेशन, जो गुड्स की पोजेशन है वो हायरर को मिलनी ज़रूरी है, तो उसकी पोजेशन में गुड्स होनी चाहिए अगर हायर परचेज एग्रीमेंट किया है। सेकंड, फ्री फ्रॉम एनी चार्ज और इकम्ब्रेंस, जो गुड्स उसको ट्रांसफ़र की गई हैं उसके अगेंस्ट कोई चार्ज या कोई झगड़ा, कोई मैटर है जो उसके अगेंस्ट थर्ड पार्टी का कोई भी ना हो उस प्रॉपर्टी या गुड्स के अगेंस्ट। ये दो इम्प्लाइड वारंटीज़ हैं हायर परचेज एग्रीमेंट में। इम्प्लाइड कंडीशंस हैं इन हायर परचेज एग्रीमेंट, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी एक्ट, इन एवरी हायर परचेज एग्रीमेंट देयर शैल बी, क्या होना चाहिए उसमें, दैट इज़ राइट टू सेल द गुड्स, कि उस बंदे के पास ये कंडीशन जरूरी है कि राइट टू सेल होना चाहिए। सेलर जो ऑनर जिसको हम वेंडर बोल रहे हैं उसके पास सेल करने का राइट होना चाहिए। दूसरा, गुड्स मस्ट बी ऑफ मर्चेंटेबल क्वालिटी, गुड्स हैं जो वो मर्चेंटेबल क्वालिटी की होनी चाहिए। ये सारी हमने सेल वाले चैप्टर में की थी। तो मर्चेंटेबल क्वालिटी की जी गुड्स हैं, ये कंडीशन है जो ज़रूर फुलफिल करनी चाहिए। पर कुछ एक्सेप्शंस हैं कि मर्चेंटेबल क्वालिटी कहाँ मैटर नहीं करती। फर्स्ट, ऑनर नॉट अवेयर, ऑनर को ही नहीं पता था कि वो गुड्स हैं जो वो मर्चेंटेबल क्वालिटी की नहीं है। सेकेंड, डिफेक्ट्स आर स्पेसिफाइड इन द एग्रीमेंट, जो भी डिफेक्ट गुड्स में हैं वो पहले से स्पेसिफाई किए गए थे या उसके बारे में कोई डिस्क्रिप्शन है जो दी गई थी। थर्ड, हायरर हैज़ एग्जामिन्ड द गुड्स, जो हायरर है उसको एग्जामिन करने का गुड्स का जो है वो मौका दिया गया था और वो गुड्स को एग्जामिन करके उससे ढूंढ सकता था कि इसमें कोई कमी है, तो उस केस में मर्चेंटेबिलिटी के रूल अप्लाई नहीं होता। नेक्स्ट, सेकेंड हैंड गुड्स, तो सेकेंड हैंड गुड्स की अगर कंडीशन है तो भी मर्चेंटेबिलिटी की अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि सेकेंड हैंड गुड्स हैं जो वो लेस रेट पे उसको बेच रहा है, तो उस केस में भी मर्चेंटेबिलिटी अप्लाई नहीं होगी। तो ये थी हो गया कि इम्प्लाइड उसकी कंडीशंस क्या क्या हैं। फॉर नेक्स्ट है फॉर पर्टिकुलर पर्पस ऑफ गुड्स, तो कहता है अगर गुड्स हैं कि पर्टिकुलर पर्पस के लिए सेल की गई, परचेज की गई हैं और हायर ने एक्सप्रेसली इसको एक्सप्लेन कर दिया गया कि मैं इस पर्पस के लिए गुड्स खरीद रहा हूँ, तो हैज़ मेड नोन टू द ऑनर द पर्टिकुलर पर्पस इन गुड्स है। तो सेकेंड, इन द कोर्स ऑफ एनी नेगोशिएशन हैज़ मेड, तो गुड्स हैं जो वो फिट फॉर द पर्पस होनी चाहिए क्योंकि वो पर्पस पहले से बता दिया गया था। नेक्स्ट है सेल बाय सैंपल, वेयर गुड्स हैं जो वो हायर परचेज एग्रीमेंट में रेफरेंस टू सैंपल सेल की गई हैं, तो एन इम्प्लाइड कंडीशन ऑन द पार्ट ऑफ द ऑनर शेल दैट बल्क ऑफ द गुड्स हैं जो वो सैंपल से मैच करनी चाहिए इन क्वालिटी। नेक्स्ट है एन इम्प्लाइड कंडीशन ऑन द पार्ट ऑफ द ऑनर दैट द हायरर विल हैव ए रीजनेबल अपॉर्चुनिटी, उसको मिलनी चाहिए कि वो मैच करके दे सके सैंपल के साथ कि बल्क ऑफ गुड्स हैं जो उससे मैच कर रही हैं कि नहीं, उसको एग्जामिन करने का टाइम मिलना चाहिए। नेक्स्ट है सेल बाय डिस्क्रिप्शन एंड सैंपल, जब गुड्स डिस्क्रिप्शन और सैंपल दोनों से सेल की गई हों तो गुड्स जो हैं वो सैंपल और डिस्क्रिप्शन दोनों से मैच करनी चाहिए। ये कंडीशंस भी हमने पहले इम्प्लाइड कंडीशन एंड वारंटी के चैप्टर में पढ़ रखी हैं, तो कंडीशंस हैं जो ये थी। इसके बाद आपके पास है बेटा लिमिटेशंस ऑफ हायर परचेज, जो चार्जेस हैं उसकी क्या कुछ लिमिटेशन है। एक तो फर्स्ट है कैश प्राइस इंस्टॉलमेंट। कैश प्राइस इंस्टॉलमेंट का है कि हायर परचेज इंस्टॉलमेंट सिस्टम में अमाउंट विच बियर्स टू द नेट कैश प्राइस ऑफ द सेम प्रपोर्शन, जिसका नेट प्राइस है जिसके ऊपर कन्वर्ट किया जाएगा अमाउंट ऑफ द हायर परचेज इंस्टॉलमेंट बियर टू द टोटल अमाउंट ऑफ हायर परचेज प्राइस। तो कैश प्राइस वो प्राइस है जिसके ऊपर सारे चार्जेस लगा के उसके ऊपर हायर परचेज प्राइस है जो कैलकुलेट किया जाता है। तो सेकेंड है डिपॉजिट। डिपॉजिट मीन एनी सम पेबल बाय द हायरर अंडर द हायर परचेज एग्रीमेंट बाय वे ऑफ डिपॉजिट के तौर पे, इनिशियल पेमेंट और क्रेडिटेड टू द क्रेडिटर टू हिम। ठीक है, तो उस केस में अगर पहले से उसने कुछ डिपॉजिट करवाया है तो वो जो डिपॉजिट वाला सम है वो हायर में काउंट किया जाएगा, परचेज में नहीं। नेक्स्ट है नेट कैश प्राइस। नेट कैश प्राइस इन रिलेशन टू गुड्स comprised in a hire purchase agreement means the cash price of such goods as required to be specified in the hire purchase
एग्रीमेंट। नेट प्राइस परचेज कर कैश प्राइस में जो उसने एडवांस पेमेंट की है डिपॉजिट्स माइनस करके उसके पास जो बचता है ए और बी क्लॉज को इंक्लूड करके। नेक्स्ट है नेट हायर परचेज चार्जेस। नेट हायर परचेज चार्जेस इन रिलेशन टू ए हायर परचेज एग्रीमेंट फॉर एनी गुड्स मीन्स डिफरेंस बिटवीन द नेट प्राइस हायर प्राइस परचेज प्राइस एंड द नेट कैश प्राइस ऑफ सच गुड्स। नेट कैश प्राइस और नेट हायर परचेज प्राइस का अगर आप डिफरेंस कैलकुलेट करते हो हायर परचेज प्राइस का तो आपका वो नेट हायर परचेज चार्जेस बनते हैं कि कितने आपने हायर परचेज के चार्जेस हैं जो लिए हैं। नेट हायर परचेज प्राइस नेट हायर परचेज कंप्राइजेज ऑफ total amount of hire purchase price of such goods as required to be specified in the hire purchase agreement। तो A B C D जो हमने किए हैं इन सबको लेके हम जो है नेट हायर परचेज प्राइस है जो वो कैलकुलेट करते हैं। क्या क्या है इसमें? एनी अमाउंट विच इज़ पेबल टू कवर द एक्सपेंसेस ऑफ डिलीवरिंग द गुड्स और एनी ऑफ द देम टू और द ऑर्डर ऑफ द हायरर एंड विच इज़ स्पेसिफाइड इन द एग्रीमेंट एज इंक्लूडेड इन द हायर परचेज वो लेस किए जाने हैं। एनी अमाउंट विच इज़ पेबल टू कवर रजिस्ट्रेशन और अदर फीस अंडर एनी लॉ रिस्पेक्ट टू गुड्स एंड एग्रीमेंट ऑन बोथ द विच इज़ स्पेसिफाइड इन द एग्रीमेंट एज इंक्लूडेड इन द हायर परचेज प्राइस उसको लेस किया जाना है। एनी अमाउंट विच इज़ पेबल फॉर इंश्योरेंस थर्ड पार्टी इंश्योरेंस अगर करवाया गया है रिस्पेक्ट ऑफ द गुड्स एंड विच इज़ स्पेसिफाइड इन द एग्रीमेंट एंड इंक्लूडेड इन द हायर परचेज प्राइस इन सबको हमने लेस कर देना उसमें से जो हमने टोटल ऊपर कैलकुलेट किया है तो वो आपका बनता है। तो इतनी सारी कंडीशंस लगा के आप हायर परचेज प्राइस है जो निकालते हो। तो जो हायर परचेज चार्जेस हैं वो ज़्यादा होते हैं थोड़े एज़ कम्पेयर टू अगर आप कैश पर परचेज़ करते हो या किसी और टर्म्स में परचेज़ करते हो। तो ये थे कुछ लिमिटेशंस ऑफ हायर परचेज चार्जेस। स्टैचुरी चार्जेस एक होते हैं स्टैचुरी चार्जेस। स्टैचुरी चार्जेस इन रिलेशन टू हायर परचेज एग्रीमेंट मीन्स द एग्रीगेट ऑफ द अमाउंट्स कैलकुलेटेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस of subsection 2 as statutory charges in respect of each of the cash price installment जो पे करनी है corresponding to each of the hire purchase installment जो उसने परचेज करनी है। The statutory charges in respect of a cash price installment shall be an amount calculated at the rate of 30% के हिसाब से और अंडर सबसेक्शन 3 जितना भी अगर उससे कोई लोअर रेट दे रखा है उस हिसाब से स्टैचुटरी चार्जेस हैं जो वो कैलकुलेट किए जाती हैं कैश प्राइस के ऊपर। तो ये था बेटा आपका आज का टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।